हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकार के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ये है EORO और RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कल हमने डिस्कस की थी उद्देशिका, आज हम कवर करेंगे मूल अधिकार। तो ये हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र बुक से, और इसमें हमने किया था उद्देशिका। इसके बाद के जो बचे हुए टॉपिक है ये हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग मूल अधिकार कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? कौन सा कारक है जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को कौन नियत करता है? तो ये करता है शक्तियों का पृथक्करण। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो कमिटेड जुडिशियरी होती है, इससे तात्पर्य क्या है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की जो है स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर वो सत्तारूढ़ या सरकार की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध होगी तो लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकेगी। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है। मतलब अगर मान लो शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा तो टॉप लेवल के जो नेता है उनके पास ही केवल शक्तियाँ रहेगी, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है। तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और स्वतंत्रता भी नागरिकों की इससे प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण, जो अभी निर्वाचित सरकार है जैसे सेंटर में बीजेपी है, इसके कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है निर्वाचित सरकार। परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य है शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनकी शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका विरोध किया जाता है या निरोध किया जाता है। ठीक है, अगर किसी ने दुरुपयोग कर लिया, विधायिका ने दुरुपयोग कर लिया, तो कार्यपालिका में इसका निरोध किया जाता है। कार्यपालिका में अगर कर लिया तो न्यायपालिका के अंदर उसका विरोध या निरोध किया जाता है। और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम इससे संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो नागरिकों की जो सुरक्षा को नियत करता है वो है क्या? शक्तियों का पृथक्करण। याद रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण है जो कि किसी उदार लोकतंत्र के अंदर नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो सही बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन दिया था वो दिया था नेहरू रिपोर्ट 1928 ने। ठीक है, मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया था 1928 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? किसने कहा है कि मूल अधिकार जो है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है? तो किस व्यक्ति ने कहा? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
इनके वर्ड थे ये कि हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है क्या? मूल अधिकार। तो संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए कहा था इन्होंने कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले है या कठोर है? मौलिक अधिकार है वाद योग्य। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंदर सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं शामिल है, जिसमें मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग्य है। तो दोनों याद रखिए, मौलिक अधिकार तो है वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग्य। नेक्स्ट है अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अधिकारों को मूल अधिकार? यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, यह संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो मूल अधिकार क्यों कहा जाता है इनको? ठीक है। तो मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है कि ये संविधान में उल्लेखित होता है एक तो, इसके बाद में यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। मूल अधिकार क्या है? व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक होता है, और इसके अलावा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसलिए ये क्या है? मूल अधिकार है। तीन याद रखिए, संविधान में उल्लेखित है, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो तीनों इसके सही है, 1, 4 एंड 5। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने एवं उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान ने उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्तियों के उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। ये अधिकार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। तो संविधान मतलब इसमें संसद भी इनके खिलाफ जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून नहीं बना सकती। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के इस अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त भी नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 13 के अंदर वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन भी नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से। ठीक है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है वो शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से संबद्ध है। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, 1, 4 एंड 5। मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते, केवल आपातकालीन स्थिति के अलावा। तो आपातकालीन स्थिति में इनको सस्पेंड किया जा सकता है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है। नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है मौलिक अधिकार, जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद किसमें है? 358 में है और 359 के अंदर है, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में। मतलब इमरजेंसी जब लगेगी उस टाइम पे इनको नहीं माना जाएगा, मतलब मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। अगला है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार करना है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है।
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो कौन से कथन जो है इसमें सही है? तो पहला सही है, राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इसके बाद में ये संविधान के भाग 3 के अंदर सूचीबद्ध है, ये भी सही है। इसके बाद में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये सुनिश्चित करते हैं। तो तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो भारत में जो मौलिक अधिकार है, राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये भी याद रखिए। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और संविधान 4 के राज्य के नीति के निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मेन अंतर क्या है? मौलिक अधिकार तो है वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व है अवाद योग्य। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये किए गए हैं 12 से लेकर 35 तक और ये है संविधान के तीसरे भाग में। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार, चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए जो नियम है और कानून है उन पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंदर है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद हुआ या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा जो कानून या नियम बनाए जाते हैं उन पर भी प्राथमिकता प्रदान करता है, आर्टिकल 13। तो संविधान का आर्टिकल 13, इसमें ये प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो ये आर्टिकल याद रखिए। 32 तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 245 में क्या है? केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। आर्टिकल 326 में लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 आर्टिकल इसने अलग बताए हैं। लेकिन आर्टिकल 13 के अंदर क्या है कि मूल अधिकार जो है आपके विरुद्ध उनको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कानून या नियम के ऊपर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है किसके रेफरेंस में, किसके संदर्भ में? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है ये आर्टिकल 13। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? समता का अधिकार की बात हो रही है। कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है इसका जिक्र? तो ये किया गया है 14 से लेके 18 तक। ठीक है, तो 14 से लेके 18 तक ये है 5 अनुच्छेद। 14 के अंदर है विधि के समक्ष समता। 15 के अंदर है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। 16 के अंदर है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत और 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। तो 5 आर्टिकल है ये समता के अधिकार के अंदर आते हैं, ध्यान रखिए। 14 से लेके 18 तक। 14 में आता है विधि के समक्ष समता, 15 में आता है
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब किसी को विभेद नहीं किया जा सकता धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। 16वां है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, ठीक है, अवसर की समानता मिलेगी सभी को। 17 में है अस्पृश्यता का अंत और 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। अगला है समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? 13 में है, 14 में है, 15 में है, 16 में है। तो 13 में नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18 तक है, तो 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा आर्टिकल लगाता है? तो ये लगाता है आर्टिकल 14। ठीक है, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण। तो संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, तो ये आर्टिकल 14 है, कानून के समक्ष समानता से संबंधित। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिक है? कानून का समान संरक्षण ये प्रावधानिक है आर्टिकल 14 में। अगला है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ठीक है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को अनिर्देशित करता है और अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो आर्टिकल 14 का वो उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है, तो संविधान के अनुच्छेद जो है 14, इसके अनुसार भारत जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा, नहीं करेगा। और यह विधि के शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ, इसका मूल तत्व है। इसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि का शासन, इसका उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल 14 के अंदर है ये। नेक्स्ट है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अभिराज्य। विधि का नियम या कानून का अभिराज्य का मतलब बताना है क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। याद रखिए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य, इसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी नागरिक समान है कानून के सामने। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, किसी के साथ भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। तो विधि के समक्ष समता कौन से अनुच्छेद के अंदर है?
14वें आर्टिकल के अंदर है। और विधि का नियम या कानून का अधिराज्य या विधि का शासन, इसका अर्थ है सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, धर्म के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा, भारत के अनुच्छेद 15 के अंदर है। एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है इसको? अनुच्छेद 15 को, मतलब धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये समता के अधिकार के अंदर आता है। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक सारे ही समता के अधिकार के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 14 के अंदर है विधि के समक्ष समता। 15 के अंदर है ये धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं कर सकता। ठीक है। तो 15 के अंदर है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। इसे समता के अधिकार के अंदर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया? तो ये एक मुकदमा है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन। ठीक है, 1951 का है ये मुकदमा। तो कौन सा निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया? तो ये किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, इसको संशोधित। तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15, ठीक है, जो है इसको संशोधित किया गया। इसमें संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2, इसका अनुच्छेद है 15(4) जोड़ा गया है। तो इसके अंदर कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 15(4). और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपबंध कर सकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं 15(4) के अंदर। और ये संशोधन किया गया किसके अंदर? पहला संशोधन हुआ था ये 1951 की धारा 2, इसके द्वारा इसके अंदर अनुच्छेद किया गया, मतलब ऐड किया गया है 15(4) को, और अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया है। ये 1951 का ही मुकदमा है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर कानूनी और गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा, तो ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 15(5) के अंदर। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद है 15(5), इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है इनमें। अगला है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रावधान दिए गए हैं? ओबीसी वर्ग जो है इसको आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 15(4) के अंदर और अनुच्छेद 16(4) में। 15(4) और 16(4) में है ओबीसी आरक्षण। ठीक है, तो राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं 15(4) और 16(4) में। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) और 16(6) इसके माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए किए गए हैं 15(6) और 16(6) में, ओबीसी के लिए किए गए हैं 15(4) और 16(4) में। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अवसर की समानता की प्रत्याभूति कौन प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 16(1) और 16(2), ये इसमें क्या है? अवसर की समानता। 16(1) और 16(2) में क्या है? अवसर की समानता। भारतीय संविधान के 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन
किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। सभी लोगों को अवसर की समानता है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित कौन सा नहीं है इसमें? ठीक है, तो ये आर्थिक समानता जो है संविधान का मौलिक अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता भी है और अवसर की समानता भी है। तो ये सारी तो मौलिक अधिकार में शामिल है, लेकिन आर्थिक समानता जो है ये शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता, 15 के तहत अवसर की समानता, 16 के तहत जो है अवसर की समानता है 16 के तहत। ठीक है, कानून के समक्ष समानता है 14 के तहत, सामाजिक समानता है 15 के तहत और अवसर की समानता है 16 के तहत। तो ये मूल अधिकारों में शामिल है, लेकिन आर्थिक समानता शामिल नहीं है इसमें। कथन और कारण देख लीजिए। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, समान आधार निर्मित करने के लिए, और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसके अंदर दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों सही है। क्या कर सकता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अगर समान अधिकार आधार निर्मित करना है तो राज्य असमान लोगों के लिए क्या कर सकता है? भिन्न व्यवहार कर सकता है राज्य, मतलब एक ही धरातल पर लाने के लिए, और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो है असर से की व्याख्या नहीं करता। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों यानी गरीब है, पिछड़े हैं, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है राज्य, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) इसके तहत राज्य के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं, हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है और इस प्रकार ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ये स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है। दोनों सही है वैसे तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालयों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया था? तो किसने किया था भारतीय न्यायालयों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, इसका मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया था? तो ये किया था संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ने। ठीक है, और इसको ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, समाजवादी शब्द को 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो और ए बी सी तीनों को साथ मिलाकर पढ़ना। तो ये तीनों के तहत ही ये किया गया है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु। तो संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को, मतलब समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और इसको अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ बाद ये हुआ था 1982, इसमें यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्क्रियशील है तथा इसको संगत वर्गीकरण और असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है समाजवादी शब्द के साथ आर्टिकल 14 और इसके साथ समाजवादी शब्द के साथ आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ने, ठीक है, मिलाकर पढ़ने के द्वारा ही निगमन करने हेतु तो इसको सक्षम किया है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय न्यायालय को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द जो है इसको निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति अभी हमने पढ़ी है, आर्टिकल 14 और 16 से हुई है। समाजवादी शब्द को अगर अपन आर्टिकल 14 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे
और समाजवाद शब्द को आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो एक नया मूल अधिकार परिभाषित होगा और वो रहेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 17 इसके द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत कौन करता है? आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत की गई है अस्पृश्यता का अंत। 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता उन्मूलन से है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 17 है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। अनुसूचित जाति और जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है। तो संविधान के भाग 3 में है अनुच्छेद 17 और ये आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। इसके अंदर है अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। 17 किससे संबंधित है? समता के मौलिक अधिकार से। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, SC और ST को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ये दिया गया आर्टिकल 17 से। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ठीक है, तो किस संवर्ग के अंदर समाविष्ट है अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण? तो ये समता के अधिकार के अंदर है। ठीक है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जनजागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो अस्पृश्यता का निवारण तीनों के द्वारा किया जा सकता है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जनजागरण के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का निवारण कानून से, शिक्षा से और जनजागरण से। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जनजागरण के द्वारा किया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसके द्वारा अस्पृश्यता को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, तो ये संसद ने भी इसको दंडनीय अपराध घोषित किया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा। निम्नलिखित 2 कथन है, तो कथन है और कारण है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार करना है और कौन सा इसमें सही है। तो दोनों सही है और रीजन कारण भी इसकी व्याख्या कर रहा है। देखिए, अस्पृश्यता जो है संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ठीक है, और अस्पृश्यता के चलन का आधार क्या है? धार्मिक स्वीकृति। तो दोनों सही है। तो A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो संरचनात्मक जो है हिंसा, इससे तात्पर्य क्या है? ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिसके जरिए सामाजिक ढांचा जो है किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, संरचनात्मक हिंसा क्या है? तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसा तरीका जिसके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज के अंदर व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा जो है आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है।
जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया था। तो ये शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ये शब्द है जोहान गाल्टुंग का, और इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था 1969 में, हिंसा, शांति और अनुसंधान। संरचनात्मक हिंसा के उदाहरण बताने देखिए क्या क्या है। प्रजातिवाद है, नस्लवाद है, कामुकता है, वर्गीकरण है, अस्पृश्यता है, ये सारे संरचनात्मक हिंसा के उदाहरण हैं। प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण और अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। तो छुआछूत आप सबको पता है। और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। इसी कारण अस्पृश्यता को क्या धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है? तो दोनों सही है इसमें, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 जो है भिन्न वर्ग में आता है। ये आर्टिकल सारे समता के अधिकार से संबंधित है, लेकिन यह जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए है, एक अन्य रूप में 15, 16 और 19, लेकिन अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो 15, 16 और 19 सभी नागरिकों के लिए है, ये सभी के लिए है, मतलब केवल नागरिकों के लिए है। ये 14 है सभी के लिए। और दूसरी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 14, 15 और 16 ये है समता के अधिकार के अंदर, और 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक, ठीक है। 14 से 18 तो है समता का अधिकार, और 19 से लेके 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, और 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो 19 के अंदर है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसके साथ ही 6 प्रकार की और स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के अंदर। भाषण और अभिव्यक्ति की है, और इस सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसके अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 के अंदर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 21 में 21 के जोड़ा गया है। इसके अंदर क्या है? शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। और आर्टिकल 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तो ये है आर्टिकल 19 के अंदर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है प्रेस, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये किसमें है? आर्टिकल 19 के अंदर। तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 19(1)(a) इसके अंतर्गत वर्णित है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार में न्यायालय के द्वारा इसको निहित माना गया है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 19(1) में वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया हुआ है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है इन्हीं के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता को
आश्वासित करता है? तो आर्टिकल 19(1) भारत की का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस में अंतर्निहित है? तो कौन से अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 19(1)(a) इसमें है, आर्टिकल 19(1)(a) में। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों के द्वारा प्रत्याभूत है और देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हर नागरिक का मूल अधिकार है? तो यह है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)। इसके अंतर्गत हर नागरिक जो है अपने घर पर झंडे को फहरा सकता है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का एक प्रतीक है। ठीक है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ ये एक वाद है। इसके अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) इसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो 19(1)(a) के अंतर्गत इसको माना जा सकता है मौलिक अधिकार कि हर व्यक्ति अपने घर पर निजी स्थान पर झंडा या निजी भवन पर झंडा फहरा सकता है। कौन से वाद से संबंधित है? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ से संबंधित। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा है जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? घेराव अफसर जो इसका कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो हथियार नहीं रखना चाहिए, तीसरा सही है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, तो शांतिपूर्ण इकट्ठा होना ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकता है, ये भी सही है। लेकिन घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो अनुच्छेद 19(1) ख के अंदर वर्णित है ये, और इसमें शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) इसमें शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता एवं लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। ठीक है, तो 19(1) ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है, और 19(3) की बात करें तो इसमें शांतिपूर्ण और एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग, तो इस पर भारत की प्रभुता और अखंडता व लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। तो इसमें तो प्रयोग करने की राज्य को शक्ति दी गई है 19(3) में, और उल्लेख किसके अंदर है? 19(1) ख में। अगला, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता प्रतिबंध नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर? तो भारत की संप्रभुता के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, न्यायपालिका के अपमान के आधार पर, या अवांछनीय आलोचना के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो नागरिक के विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवांछनीय आलोचना के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, बाकी सबके आधार पर प्रतिबंध
लगाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 19(2). इसके तहत नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये आधार है जिनके आधार ये जो है पॉइंट है, इनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। किसके कौन कौन से हैं पॉइंट? भारत की संप्रभुता या व अखंडता के आधार पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध। राज्य की सुरक्षा को लेकर अगर किसी ने कोई कुछ बोलता है, अभिव्यक्त करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्वक संबंधों के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना या मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 21 में। ध्यान रखिए, आर्टिकल 21(1) में तो ये है, और आर्टिकल 21 के अंदर शिक्षा के अधिकार से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इससे संबंधित है आर्टिकल 21। और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसको उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। तो ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार है, ध्यान रखिए, 19 से लेके 22 तक। 19 के अंदर है वाक स्वातंत्र्य, 20 के अंदर है अपराधों के लिए अगर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, और 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है? तो ये आर्टिकल 21 के अंदर किया गया है। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 में प्रयुक्त विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद नंबर 21। तो सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 का केस है, तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये 1978 का केस है। इसके मामलों में यह अभी निर्मित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी और कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को, समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को। तो ये तीनों हैं, इनको क्या दी है? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है। तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये 1995 का केस है। इसमें दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। आश्रय का अधिकार या आवास का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल 21 के अंदर।
न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, 1967। तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये 1978 का केस है। इसमें दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार 19 आर्टिकल 19 में आता है, 21 में आता है, ये हमने पढ़ा ऊपर। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 है, ठीक है, इसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि संविधान की प्रस्तावना को मिला दें अपन, इसमें समाजवाद शब्द है, अनुच्छेद 39 के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। मतलब समाजवाद शब्द जो दिया हुआ है हमारी प्रस्तावना में, उसको आर्टिकल 14 और 16 के साथ पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए इसमें निगमित मौलिक अधिकार माना है, इसको मौलिक अधिकार ही माना गया है एक तरीके से, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1) डी इसको अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। अगर 19(1) डी को आप मिलाओगे अनुच्छेद 21 में तो कौन सा अधिकार प्राप्त होगा, तो ये अधिकार प्राप्त होगा एकांतता का अधिकार। तो सी ऑप्शन सही है इसमें। तो ये थे मूल अधिकार के 50 क्वेश्चंस। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में इसको अपन कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।